हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस, सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा। अब हम अकाउंट्स करते तो हैं, लेकिन अकाउंट्स करने की लिमिटेशंस क्या हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो अकाउंट्स की लिमिटेशंस आती हैं। सो फर्स्ट इज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हम यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। इसका मतलब है सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मीन्स नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हो। सपोज़ करो मेरी एक कंपनी थी जिसमें मेरे पास एक मैनेजर था। वो मैनेजर बहुत ही ऑनेस्ट था, लेकिन किसी रीज़न से मैंने उसे निकाल दिया और दूसरा जो उसकी जगह मैनेजर अपॉइंट किया है वो अब ऑनेस्ट नहीं है। सो पहले वाले मैनेजर की वजह से हमारे बिज़नेस ने बहुत सारा प्रॉफिट किया, बहुत प्रोग्रेस किया, लेकिन अभी का जो मैनेजर है उसकी वजह से बिज़नेस में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट में से लॉस हो गया, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं। सेकंड पॉइंट, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। जो पैसों का वैल्यू होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता, लेकिन हम अकाउंट्स में ये समझ के चलते हैं कि हमने जो रिकॉर्ड किए हैं वो स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी है। स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि पैसों का जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता रहता है। अगर आपके पास आज 10 रुपीज़ हैं तो आज आप सोचो आपको 10 रुपीज़ में क्या मिलता है और आज से 10 साल पहले आपको 10 रुपीज़ में क्या मिलता था। तो पैसों का वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा कि आज से 10 साल पहले सपोज़ करें कि 10 रुपीज़ में आपको 2 पीसेस ऑफ स्नैक्स मिलते थे, मीन्स सपोज़ करो समोसा मिलता था 2 पीसेस, आज आपको 10 रुपीज़ में एक ही मिलेगा। तो पैसों का वैल्यू स्टेबल नहीं होता, लेकिन हम अकाउंट्स में ये अज्यूम करके चलते हैं कि मनी का वैल्यू स्टेबल है। थर्ड पॉइंट, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस। In accounting, historical transactions or events are recorded. No corrections are allowed in the transaction for any mistakes, but still historical transactions and events are useful. हम historical transactions रिकॉर्ड करते हैं, हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। सो अकाउंट्स में आप कभी भी कोई पास्ट ईयर में जाकर करेक्शन नहीं कर सकते। ये अकाउंट्स की लिमिटेशंस हैं। अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। हम मार्केट वैल्यू को अवॉइड करते हैं। कैसे अवॉइड करते हैं? हम अब द वैल्यू ऑफ एसेट्स कीप्स ऑन चेंजिंग। हम बिज़नेस में जो एसेट्स यूज़ करते हैं उन एसेट्स की वैल्यू चेंज होती रहती है, बट हम ये मानकर चलते हैं कि उनका एसेट्स का वैल्यू स्टेबल है। सपोज़ करते हैं कि आज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक शॉप है जो मैंने 20 साल पहले लिया था 5 लाख रुपीस में। ध्यान से समझना, 20 इयर्स बैक, 20 इयर्स पहले मैंने उसे 5 लाख में लिया था और आज उसकी वैल्यू मार्केट में 1 करोड़ रुपया हो गई है, लेकिन मेरे अकाउंट्स में तो वो 5 लाख ही लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू 1 करोड़ हो गई है, लेकिन मेरे बुक्स में वो आज भी 5 लाख लिखा हुआ है। तो इसे कहते हैं कि मैं मार्केट वैल्यू को अवॉइड कर रहा हूँ और उस शॉप को अपने बुक्स में जो उसका बुक वैल्यू है, जितने में मैंने परचेज़ किया था, जो परचेज़ वैल्यू है वो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट, यूजेस ऑफ एस्टिमेट्स। हम अकाउंट्स में कई बार एस्टिमेट्स का यूज़ करते हैं और वो एस्टिमेट्स हमारे राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, और अगर रॉन्ग हो जाता है तो हमें उसमें से लॉसेस हो जाते हैं। तो कई बार हम अपने एस्टिमेट्स पर काम करते हैं
और वो एस्टिमेट्स मिस्टेक से रॉन्ग भी हो सकते हैं। 6th point, dual standards. There are two important components of accounts, profit and loss account and balance sheet. ये आप आगे सीखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है एंड बैलेंस शीट क्या होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज़ नॉन एज इनकम स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द करंट प्राइजेस वाइल बैलेंस शीट आर डिस्क्लोज्ड ऑन द ओल्ड प्राइजेस। अब हम यहाँ पर दो अकाउंट एक साथ बनाते हैं, एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा स्टेटमेंट है जिसे कहते हैं बैलेंस शीट। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जबकि बैलेंस शीट को हम हिस्टोरिकल मीन्स पास्ट वैल्यूज़ पर बनाते हैं। तो ये अकाउंट का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट क्या होती है आप आने वाले चैप्टर्स में सम्स में सीखने वाले हो। तो ये था अकाउंट्स का लिमिटेशन। अब हम अकाउंट्स के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। द यूज ऑफ द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इज नॉट confined to accounts preparers and owners of the business. The information presented in the accounts is used by different parties. Parties such as creditors, government, lenders, institutions. हमारे अकाउंट्स का जो यूज़ है वो बहुत सारी पार्टीज़ करती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिज़नेस को क्रेडिट देते हैं उसे क्रेडिटर्स कहते हैं। गवर्नमेंट हमारे अकाउंट्स का यूज़ कर ये डिसाइड करती है कि हमें कितना टैक्स पे करना चाहिए। लेंडर इंस्टीट्यूशंस दैट मीन्स बैंक या जो हमें पैसा उधार देते हैं वो हमारे अकाउंट्स को देखकर डिसाइड करते हैं कि हमें कितना लोन मिलना चाहिए। तो ये सब अलग अलग लोग हैं जो हमारे अकाउंट्स को यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग दैट विचएवर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड और प्रेजेंटेड शुड हैव क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये अकाउंट से एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि जो भी हम अकाउंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव होने चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी and comparison are qualitative characteristics. So ये अलग अलग characteristics हैं जिसमें हमें हमारे accounts reliable होने चाहिए, relevance होने चाहिए, understandability होनी चाहिए हमारे accounts में and comparison कर सकें। तो आइए एक एक characteristics को हम डिटेल में आगे समझते हैं। These qualities assist to sustain trust of the user of accounting information. जो भी यूज़र हमारे अकाउंट्स को यूज़ कर रहा है उसका ट्रस्ट बिल्ड करने में हमें काम में आते हैं ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। They use this information without any fear, they take their relevant decision. हमारे जो यूज़र्स होंगे वो बिना किसी डर के इसका यूज़ करेंगे और अपना डिसीजन लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप रिलायंस में करोगे, आप ये डिसीजन कैसे लोगे? तो आप उनका अकाउंट देखकर डिसीजन ले सकते हो कि आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करने में बेनिफिट होगा या नहीं होगा। सो आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं, रिलायबिलिटी। The first qualitative feature of accounting is reliability. The users of information believe that prepared information represents real picture. यूज़र जो भी अकाउंट का होगा हमेशा ये चाहेगा कि उसके आगे अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है वो रियल पिक्चर होनी चाहिए, मीन्स रिलायबल होनी चाहिए, ऑनेस्टी से प्रिपेयर किया जाना चाहिए। The task of information preparer is to sustain the trust of the user. यूज़र का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक नहीं करना है, वो टूटना नहीं चाहिए। हमें ऐसे अकाउंट्स बनाने हैं जो अकाउंट्स हमारे एररलेस होने चाहिए,
द प्रिपेयर्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी कम्प्लीटली एररलेस। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऑनेस्टी से बनाए होने चाहिए, ट्रस्टवर्थी होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, रिलायबिलिटी। हाँ, और इसमें क्या था, द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर फुली फॉलोड। जो भी अकाउंट्स के रूल्स हैं उन सब रूल्स को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। वुड ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज्ड ट्रस्टवर्थी प्रेजेंटेशन। अगर हम रूल्स के साथ बनाएंगे तो वो ट्रस्टवर्थी होंगे। सेकेंड पॉइंट, रिलेवेंस। Relevant information is that information which meets the needs of user and competent enough to meet the needs of user information। हम जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो हमारे अकाउंट्स के रिलेवेंट होनी चाहिए। Relevance is that kind of characteristics which assist users to take decision based on this information। The information prepared or presented by accountant has to be of such kind on the basis of which investor can decide whether his past decisions were appropriate or not, whether his present decisions are appropriate or not, whether his future decisions will be appropriate or not। हमारे अकाउंट्स को देखकर हमारे इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि उनके पास्ट डिसीजंस सही थे, उनके करंट डिसीजंस सही है या फ्यूचर डिसीजंस उनके सही होंगे। सो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी। इन एडिशन टू रिलेवेंस, द प्रेजेंटेड इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑफ दैट काइंड विच कैन बी ईजिली अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड बाय द इंफॉर्मेशन यूज़र। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलायंस के अकाउंट्स देखकर आप डिसाइड कीजिए कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अगर इजीली अंडरस्टूड हो पाए ऐसी है, उस इन्फॉर्मेशन में एक अंडरस्टैंडेबिलिटी है तो आप उसे समझ पाओगे। लेकिन अगर वो किसी टिपिकल लैंग्वेज में लिखी गई है या उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज़ की गई है जो आपको समझ में नहीं आती, या अकाउंट के रूल्स जो भी फॉलो होने चाहिए वो नहीं हैं, तो वो अकाउंट्स किसी को भी समझ में नहीं आएंगे। वो इन्फॉर्मेशन से आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा, और अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा तो आप उन अकाउंट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। सो हमारे अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ होनी चाहिए और वो इजीली समझ में आ पाए, ऐसे होने चाहिए। अकाउंट्स के रूल्स हमें यूज़ करने हैं, उसमें अकाउंट्स के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का यूज़ करना है। इजी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इजी प्रेजेंटेशन होना चाहिए और क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, कंपैरेबिलिटी। Another qualitative characteristics of accounting is comparability. Accounting information should be prepared and presented in such a manner where user can undertake comparison of profitability and economic solvency of two parties। हमारे अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जिससे अकाउंट्स को यूज़ करने वाला हमारे अकाउंट्स को इजीली कंपेयर कर पाए। कंपेयर कर पाए मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सामने 2 कंपनीज़ हैं, एक ए कंपनी दूसरी बी कंपनी, दोनों में से आपको किसी एक में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे? तो आप उनके अकाउंट्स देखोगे, उनका प्रॉफिट देखोगे और जिस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा आप वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जो इजीली कंपेयर किए जा सके। सो फाइनली यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फुली करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ इक्वल टू रिलायबिलिटी प्लस रिलेवेंस प्लस अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड प्लस कंपैरेबिलिटी।
इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो फुल्ली करेक्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा जो हमने पॉइंट कवर किया, दैट वाज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हमें करना है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। हमारे अकाउंट्स को कौन कौन से यूज़र्स यूज़ करते हैं और उन्हें उनमें से क्या फ़ायदा मिलता है, हम वो देखेंगे। हमारी अकाउंट्स को क्यों कोई और यूज़ करेगा। सो फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट। जो हमारी कंपनी का मैनेजमेंट होगा वो हमारे अकाउंट्स को देखकर डिसीजन लेगा कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या होने चाहिए और फ्यूचर डिसीजंस क्या लेने चाहिए। जो मैनेजमेंट होता है रियल में तो वो ऑनर्स होते हैं बिजनेस के, जिन्होंने जो टॉप मैनेजमेंट में बैठते हैं उनके शेयर्स होते हैं बिजनेस में। वो डिसाइड करेंगे अकाउंट्स को देखकर कि उनके फ्यूचर गोल्स क्या होने चाहिए, उनके फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए। बिजनेस में अगर लॉस हुआ है या कुछ डिसीजंस रॉन्ग गए हैं तो क्यों रॉन्ग गए हैं। मैनेजमेंट को फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर बजट्स, फ्यूचर डिसीजंस लेने में काम में आता है। सेकंड पॉइंट इज शेयर होल्डर्स। हमारे शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। शेयर होल्डर हमारे अकाउंट्स देखकर डिसाइड करते हैं कि वो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सेम एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट करो, रिलायंस के शेयर्स ले लो, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे। तो आप रिलायंस का अकाउंट देखकर डिसाइड करोगे कि आपको उनके शेयर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। थर्ड इज़ पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स ये ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्हें बहुत बड़ा अमाउंट हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है। दिस कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर डिज़ायर टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द कंपनी to decide whether they will have expected returns or not. They use accounting information of the company. ये पोटेंशियल शेयर होल्डर्स बहुत बड़ी अमाउंट में हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद वो ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में से उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो कितना एंड लॉस हुआ तो कितना। तो ये पोटेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं जो बहुत बड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं। तो जो हमें क्रेडिट देते हैं, जो हमें गुड्स उधार पर देते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं। वो हमारा अकाउंट देखकर डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी क्रेडिट मिलनी चाहिए, हम कितना पैसा उनसे उधार ले सकते हैं। या फिर अगर हमें बैंक से लोन चाहिए कोई लॉन्ग टर्म, तो बैंक हमारे अकाउंट्स को देखकर डिसाइड करेगी कि हमें लोन कितना मिलना चाहिए। जब हम बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक हर एक को एक जितना लोन नहीं देती, किसी को 5 लाख देती है तो किसी को 5 करोड़ देती है। वो कैसे डिसाइड होता है, तो वो अकाउंट्स देखकर डिसाइड होता है कि हमें कितना लोन मिलना चाहिए और हमारी रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है। एम्प्लॉइज़। अब हमारे एम्प्लॉइज़ हमारे अकाउंट्स देखते हैं। हमारे एम्प्लॉइज़ मीन्स ये कंपनी लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ कि कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अकाउंट्स देखते हैं और वो अकाउंट्स देखकर डिसाइड करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है और उनका जो जॉब है वो सेफ है या नहीं है। From the accounts of the company, the employee of the company acquired the information about their salary improvement, bonus and job safety. अगर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा है तो एम्प्लॉइज़ समझ सकते हैं कि उन्हें उनकी सैलरी में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उन्हें उनके बोनस मिलेंगे और उनका जॉब सेफ है। लेकिन अगर हमारी कंपनी लॉस कर रही है तो एम्प्लॉइज़ को अकाउंट्स देखकर पता चल जाएगा
कि ये तो कंपनी लॉस कर रही है, कभी भी बंद हो सकती है, उनका जॉब जो है वो रिस्की हो सकता है। सो ये थे हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे अकाउंट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ का मीनिंग होगा गवर्नमेंट को जब टैक्सेस लेने होते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, वो हमारे अकाउंट्स को देखकर डिसाइड किया जाता है कि हमें कितने टैक्सेस पे करने हैं। सो गवर्नमेंट के अलग अलग टैक्स अथॉरिटीज़ हमारे अकाउंट्स देखकर डिसाइड करते हैं और हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर्स। Customers of business can be considered one of the significant component of profit creation means earning। हम अपना प्रॉफिट अपने कस्टमर से ही कमाते हैं, सो वो हमारा प्रॉफिट क्रिएटर है। एग्जिस्टिंग मार्केट इज़ नॉट द मार्केट ऑफ सेलर बट इट इज़ द मार्केट ऑफ बायर। अभी का जो मार्केट है वो मार्केट ऑफ बायर है। कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। For buyers means customers, various acts are prevailing and they are fully aware of their rights for purchased product. They are also aware of the price of the product and services. Customer can get idea about price of the product or services from accounts of the company. So, accounts are useful to customers also. हमारे customers हमारे अकाउंट्स को देखकर अपने प्रोडक्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आज का जो कस्टमर है वो बहुत ही अवेयर है अपनी राइट्स को लेकर, इसलिए कस्टमर्स हमारे अकाउंट से देखकर ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना है और हमारा प्रोडक्ट कितना रिलायबल है। सो ये थे हमारे अकाउंट्स के यूज़र्स में कस्टमर। नेक्स्ट इज़ फॉरेन एंटरप्रेन्योर। फॉरेन एंटरप्रेन्योर मीन्स फॉरेन की कंपनीज होती हैं जो हमारे साथ डील करने के लिए, हमारी कंपनी के साथ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स करने के लिए आते हैं और वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो वो हमारे अकाउंट्स को देखकर डिसाइड करेंगे कि वो हमारे साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे, या हमारे ट्रांजैक्शंस या हमारी कंपनी का जो साइज़ है वो उनकी कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग कैसा है। कई बार दो अलग अलग कंपनीज किसी एक कंट्री में साथ में मिलकर काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूं, मारुति सुजुकी, आपने नेम तो सुना ही होगा, हमारी कंट्री में कार सेल करने वाली कंपनी है। सो मारुति एक इंडियन कंपनी है एंड सुजुकी एक फॉरेनर कंपनी है, जो दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो ये दोनों अकाउंट्स देखकर डिसाइड करते हैं एक दूसरे के लिए कि उन्हें एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो जब भी ऐसी कंपनीज एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करती हैं, जिसे कहते हैं अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज, मिलकर काम करती हैं, तो वो एक दूसरे के अकाउंट्स को देखकर, एक दूसरे का साइज़ समझकर फिर पार्टनरशिप करते हैं। सो अकाउंट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेन एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज मीन्स सेबी विच इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। अब ये कंपनी लेवल पर अभी तो आपके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, कंपनी आपको कॉलेज लेवल में आने वाले हैं या 12th में आपको आने वाले हैं। सो कंपनी लेवल पर अगर मैं बात करूं और मुझे अपने शेयर्स लिस्ट करवाने हों तो मुझे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो मेरे अकाउंट्स देखकर डिसाइड करेंगे कि मेरे शेयर्स जो हैं वो सेबी में रजिस्टर्ड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, अभी के लिए आप इतना समझ लो, ये गवर्नमेंट की हैं और इनसे जब भी हमें शेयर्स मार्केट में इश्यू करने होते हैं तो हमें इनसे परमिशन लेनी होती है। 10th पॉइंट, प्रोफेशनल बॉडीज़। Accounts prepared are known as professionals
अकाउंटिंग इज़ अ प्रोफेशन, अकाउंटिंग एक प्रोफेशन है। फॉर फेयर मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन ईच कंट्री हैज़ प्रोफेशनल बॉडीज़ फ्रॉम 1949 ऑनवर्ड्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज़ फंक्शनिंग फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशन। अब अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन ऑनेस्टली हो उसके लिए हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स ये एक बॉडी है जो प्रोफेशनल बॉडी है जो हमारी कंट्री में अकाउंट्स रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो प्रिपेयर करती हैं। अकाउंट्स रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो प्रोफेशनल बॉडीज़ डिसाइड करती हैं। सपोज़ करो अकाउंट्स में कुछ चेंजेस होने चाहिए या कुछ पुराने रूल्स थे जिन्हें मॉडिफाई कर न्यू करने चाहिए, सो वो डिसाइड होते हैं और वो डिसाइड करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये एक बॉडी बनाई गई है जो अकाउंट्स में मॉडिफिकेशन करती हैं और न्यू रूल्स बनाती हैं। नेक्स्ट इज रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट। अगर मैं कंपनी लेवल पर बात करूं तो कंपनी के अकाउंट्स को रिसर्च करने वाली बहुत ही अलग अलग रिसर्चर्स होते हैं या एनालिस्ट होते हैं। वो कंपनी के अकाउंट्स को रिसर्च करके अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट। ये इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि कंपनी की रियल पोजीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि उन्हें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ इंडिया में हैं जिसमें है क्रिसिल CRISIL, सिबिल CIBIL एंड ICRA। ये बॉडीज़ अकाउंट्स को देखकर उस कंपनी का एक रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं और रिसर्च रिपोर्ट बनाकर इन्वेस्टर्स के आगे रियल पिक्चर जो है वो डिस्क्लोज़ करते हैं। सो इसे कहते हैं रिसर्चर एंड एनालिस्ट भी अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ गवर्नमेंट। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट to bring efficient and effective management in the country. The government forms policy for the development of the country. ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट लेकर आए, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी पॉलिसीज़ बनानी होती हैं और वो पॉलिसीज़ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करे। ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। The information presented by the companies is collected and is used for the formation of policies. Suppose करते हैं कि गवर्नमेंट को नेक्स्ट ईयर के लिए GST में कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, GST के रूल्स में कोई चेंजेस लाने हैं, तो गवर्नमेंट ये GST के रूल्स में चेंजेस लाने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और जो अलग अलग कंपनीज़ के अकाउंटिंग हैं उसे देखकर एक फेयर एंड रीज़नेबल पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी का यूज़ फिर नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए किया जाएगा। सो गवर्नमेंट भी हमारे अकाउंट्स का यूज़ करती हैं। सो ये हमने अलग अलग यूज़र्स देखे जो हमारे अकाउंट्स के यूज़र्स थे। मीन्स हम अपने अकाउंट्स को सिर्फ खुद यूज़ नहीं करेंगे, बहुत सारी पार्टीज़ हमारे अकाउंट्स को यूज़ करेंगी। अगर मैं सिर्फ आपको रिलायंस कंपनी का एग्जांपल दूं तो रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए अकाउंट्स का यूज़ करेगा, शेयर होल्डर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ करेगा, क्रेडिटर क्रेडिट देने के लिए यूज़ करेगा, टैक्स अथॉरिटीज़ ये डिसाइड करेंगे कि रिलायंस से टैक्स कितना कलेक्ट करना चाहिए, एम्प्लॉइज़ ये डिसाइड करेंगे कि उनका फ्यूचर सेफ है या नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे लोग उनके अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो उनके मैनेजमेंट को, कंपनीज़ को एवरी क्वार्टर एवरी ईयर उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं। सो उन्हें कोई भी देख सकता है। अगर आपको देखना है कि रिलायंस ने लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट किया तो आप रिलायंस की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ना कि सिर्फ रिलायंस की बात करें,
बट इंडिया में 4,000 to 5,000 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं जिनके अकाउंट्स आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सो ये हैं हमारे अकाउंट्स के यूज़र्स। सो फ्रेंड्स, ये मैंने पॉइंट्स आपके कवर किए जिसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले अलग अलग यूज़र्स कौन से हैं वो पूरा डिटेल में मैंने कवर किया है। सो ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। टर्मिनोलॉजी आपकी ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। टर्मिनोलॉजी में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए 9712342616। मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड करूंगा और आगे की इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी। सो दैट्स इट। ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।